हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना CSIR नेट दिसंबर जो होने वाला है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से आपकी चल रही होगी। उसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ जो थायराइड ग्लैंड पर है। थायराइड ग्लैंड एंड उससे रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस तरीके की, उसके बारे में कोई भी जो भी फैक्ट हैं या फिर वो कैसी दिखती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, वो सब देखेंगे। देन उसके बाद उसके हार्मोन्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी सेल हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं एंड वो हार्मोन क्या फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये सब कुछ हम डिटेल में करने वाले हैं, CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है सब कुछ। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि थायराइड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी हो जाती है, वो थायराइड ग्लैंड हो जाती है। ठीक है, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है और इसके अंदर होते हैं लेटरल लोब्स, राइट लेटरल लोब एंड लेफ्ट लेटरल लोब, जो इस्थमस के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखो, सबसे बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर वो थायराइड ग्लैंड हो जाती है। ट्रैकिया की दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, दोनों साइड में प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात हो गई, लेफ्ट और राइट लोब्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे और वो इस्थमस के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर पहले ये देख लो, हॉर्मोन्स को देखो। हॉर्मोन्स जो हैं, थायराइड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। थायराइड में T3 एंड T4 आ जाते हैं और कैल्सिटोनिन, दो हार्मोन ये रिलीज़ करती है। इनको हम देखने वाले हैं कैसे ये रिलीज़ होते हैं, कौन सी सेल इनको रिलीज़ करती है, देन इनका फंक्शन क्या होता है। क्लियर। चलो, ये कुछ छोटी सी इसके स्ट्रक्चर है। ये हमारा ट्रैकिया हो जाता है और ट्रैकिया के दोनों साइड में ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है और ये सेंटर में क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा इस्थमस। ठीक है, इस्थमस हो जाता है। ठीक है, सेंटर में क्या हो जाता है, इस्थमस। ऊपर की साइड में लैरिंक्स है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड हो जाती है। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड हो जाती है। उसके बाद हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर की बात करें, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें, इसके अंदर किस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी सेल होती हैं, देखें तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं थायराइड फॉलिकल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पर ये जो बड़े बड़े सर्कल्स हैं, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों या फिर ये चारों हो गए थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है, इनके बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, दैट इज कोलॉइड, जो एक प्रोटीन रिच होता है। प्रोटीन रिच लिक्विड इनके बीच में भरा हुआ होता है और ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं इनको हम फॉलिक्यूलर सेल्स बोलते हैं। इसको, एक सर्कल को हम कलेक्टिवली थायराइड फॉलिकल बोलते हैं और इसके अंदर जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं उसको हम फॉलिक्यूलर सेल्स बोलते हैं। बाहर की साइड में जो ग्रीन कलर की जो सेल्स हैं ये पैराफॉलिक्यूलर और सी सेल हो जाती हैं। ठीक है, अब हार्मोन को रिलीज़ कौन करता है, हार्मोन को रिलीज़ करती है एक तो सी सेल और एक फॉलिक्यूलर सेल। ठीक है, हार्मोन को रिलीज़ करने का काम कौन करता है, फॉलिक्यूलर सेल एंड ये पैराफॉलिक्यूलर या फिर सी सेल्स। जो फॉलिक्यूलर सेल्स होती हैं ये थायरॉक्सिन T3 एंड T4 को रिलीज़ करती है एंड पैराफॉलिक्यूलर सेल और सी सेल क्या करती हैं, ये कैल्सिटोनिन को रिलीज़ करती हैं। देन इसके बीच में क्या, कोलॉइड भरा हुआ होता है जो कि प्रोटीन रिच लिक्विड होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं, देखो यहाँ पर फॉलिक्यूलर सेल्स जो हमने देखी थी वो इन दोनों हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं, टेट्रा आइडोथायरोनिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 एंड T3। इनको कलेक्टिवली हम थायराइड हार्मोन्स बोलते हैं। इनको रिलीज़ कौन करता है, फॉलिक्यूलर सेल। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलो, उसके बाद पैराफॉलिक्यूलर सेल, डायग्राम में हमने देखा तो देखो ये फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, ये फॉलिक्यूलर सेल यहाँ पर प्रेजेंट है, फॉलिक्यूलर सेल ये रही यहाँ पर, ये क्या रिलीज़ करती है, T3 एंड T4 को रिलीज़ करती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास ये पैराफॉलिकुलर और सी सेल, और ये क्या करती हैं, ये कैल्सिटोनिन को रिलीज़ करती हैं, कैल्सिटोनिन को रिलीज़ करती हैं। क्लियर। चलो,
देख लिया था, ये रहा पैराफोलिकुलर सेल और सी सेल कैल्सिटोनिन को रिलीज करती है। उसके बाद थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इधर क्या है, ये इतना में प्रेजेंट है हमारा ब्लड, और ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, आयोडाइड। आयोडाइड इन सेल्स को, जो यहाँ पर फॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, फॉलिक्यूलर, ये फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, ये ब्लड से आयोडाइड को लेकर के अंदर ले आती हैं। ये क्या स्ट्रक्चर हो गई, ये कोलोइड हो जाता है, ठीक है, ये कोलोइड हो गया। आयोडाइड को लेकर आती हैं, ये अंदर लेकर आके उसको ऑक्सीडाइज कर देती हैं, आयोडाइड से इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देती हैं। आयोडाइड से इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको आयोडीन में कर दिया, और ये खुद सिंथेसाइज करती हैं थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। और थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन का जो टायरोसिन रेजिड्यू होता है, उस टायरोसिन रेजिड्यू पर इस आयोडीन को अटैच करवाया जाता है। चलो एक बार रिपीट कर देती हूँ, कहीं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स ना लगे। देखो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है आयोडाइड, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ब्लड और ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, आयोडाइड। ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है आयोडाइड, एंड उस आयोडाइड को फॉलिक्यूलर सेल्स लेकर आती हैं अंदर, कोलॉइड के अंदर ले आती हैं, एंड कोलॉइड में यहाँ पर इसको आयोडाइड से किस में, आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये खुद एक प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं, दैट इज थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। उस थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के टायरोसिन रेजिड्यू पर, उस थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन रेजिड्यू पर इस आयोडीन को अटैच करवाया जाता है, और उसकी दो तरीके की स्ट्रक्चर जो हैं वो अराइज होती हैं। जब हम थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के टायरोसिन रेजिड्यू पर आयोडीन को अटैच करवा देते हैं तो दो तरीके की स्ट्रक्चर अराइज होती हैं। कौन कौन सी, वो भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर MIT एंड DIT, मोनो आयोडो टायरोसिन एंड डाई आयोडो टायरोसिन। अगर हमने टायरोसिन रेजिड्यू पर एक आयोडीन अटैच करवाया है देन दिस इज मोनो आयोडो टायरोसिन। और अगर हमने टायरोसिन रेजिड्यू पर थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन की टायरोसिन रेजिड्यू पर अगर हमने दो आयोडीन अटैच करवा दिए हैं, इधर एक ही आयोडीन अटैच होगा एंड इधर दो आयोडीन अटैच होंगे, ठीक है। तो ये मोनो आयोडो टायरोसिन एंड डाई आयोडो टायरोसिन, दैट इज MIT एंड DIT बनकर तैयार है। अब एक MIT और एक DIT का, दोनों के क्या, एक इधर आयोडीन है एंड दो इधर आयोडीन है, दोनों मिलकर कितने हो गए, 3। तो ये क्या बना देगा, T3 की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। इसी तरीके से हम T4 की फॉर्मेशन देख लेते हैं। T4 की फॉर्मेशन, ये यहाँ पर DIT है, ये यहाँ पर DIT है। DIT के पास क्या है, दो आयोडीन है, इसके पास भी दो आयोडीन है। यहाँ पर ये क्या बन गया, T4 बन गया, जिसके पास 4 आयोडीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस तरीके से T3 एंड T4 की सिंथेसिस जो है वो हो जाती है। अब देखो, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, TRF, ठीक है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ये थायराइड ग्लैंड के पास जाकर के ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाकर के रिलीज करवाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, देन ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाकर के थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा एंड थायरोग्लोबुलिन के साथ मिलकर के फॉलिक्यूलर सेल्स के अंदर क्या करवाएगा, हाइड्रोलिसिस। फॉलिक्यूलर सेल्स के अंदर क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है। देखो यहाँ पर ये T3 बन गए एंड T4 बन जाते हैं, और ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन पर जब आयोडीन अटैच होता है तब उससे ये बनते हैं। और फॉलिक्यूलर सेल्स के अंदर जब हाइड्रोलिसिस होती है तो इनकी फॉलिक्यूलर सेल के अंदर जब हाइड्रोलिसिस होती है तब इस T3 एंड T4 की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्लियर है। फॉलिक्यूलर सेल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। थायरोग्लोबुलिन के जो टायरोसिन रेजिड्यू होता है, टायरोसिन रेजिड्यू पर अटैच होते हैं आयोडीन, और आयोडीन अटैच होंगे तो उससे क्या बनेंगे, T3 एंड T4, हाइड्रोलिसिस होना जरूरी है, इससे एनर्जी प्रोवाइड होगी। उसके बाद आ जाता है कि ये किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा T4 एंड ये हो गया इधर T3, ठीक है। तो जो T4 है, T4 ऑलवेज अपने एक कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंडेड फॉर्म में होता है जब भी ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये पूरी क्या हो जाती है हमारी, ये इतनी
ये ब्लड वेसल की कहानी है। ये क्या है? ब्लड वेसल है और ये ब्लड है, और ब्लड के अंदर की ये कहानी मैं आपको बता रही हूँ। T4 अपने कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंडेड फॉर्म में मिलेगा ऑलवेज 99.96%। ठीक है, अब दोनों ही इसके साथ बाइंड कर सकते हैं। T3 एंड T4 दोनों ही क्या कर सकते हैं? अपने कैरियर प्रोटीन थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये रहा यहाँ पर थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, दैट इज TBG। TBG के साथ बाइंड करने की एफिनिटी जो है वो T4 की ज़्यादा होती है, जबकि T3 की लेस होती है, इसलिए ये T4 के साथ बाइंड करे हुए रहता है ऑलवेज। अब 99.96% ने तो T4 ने तो बाइंड कर लिया TBG के साथ। अब जो बचा कुचा T4 है वो जाएगा टारगेट सेल के अंदर, और T3 तो सारा ही बचा हुआ है, T3 तो बिल्कुल बाइंड नहीं किया, तो T3 जाएगा टारगेट सेल के अंदर। अब टारगेट सेल के अंदर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। टारगेट सेल के अंदर T4 ने एंट्री ले ली एंड T3 ने एंट्री ले ली। इधर ये T4 रहा और ये रहा T3। T4 को कन्वर्ट किया जाएगा एंजाइमेटिक रिएक्शंस से T3 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? T3 एक्टिव फॉर्म है, T4 एक्टिव फॉर्म नहीं है। ज़्यादातर T4 जो 99.96% T4 है वो तो अपने TBG के साथ बाइंड है, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा T4 था उसको भी क्या T3 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो टारगेट सेल में एंट्री करता है। और इनका T3 का जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस। और जब तक T3 या फिर थायराइड हार्मोन नहीं आता है, इसका रिसेप्टर बाउंडेड होता है DNA के साथ। ठीक है, क्लियर है? चलो, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या होता है वो भी। थायराइड हार्मोन के फंक्शन की हम कर लेते हैं बात। सेल्यूलर ऑक्सीजन को यूज़ करके बेसल मेटाबॉलिक रेट, टिश्यूज़ के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज करने का काम करता है। कौन? थायराइड हार्मोन। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको ये इंक्रीज करता है। कुछ टिश्यूज़ यहाँ पर एक्सेप्शन है, लाइक ब्रेन, स्प्लीन एंड टेस्टिस, ये हो जाते हैं एक्सेप्शन। इनके अंदर ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज नहीं करता। बाकी अदर जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करेगा सेल्यूलर ऑक्सीजन की यूज़ को स्टिमुलेट करके। ठीक है, इसको स्टिमुलेट करके सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। जैसे ही बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, देन इनका तो होना ही है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, इनका क्या हो जाता है? मेटाबॉलिज्म है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म इनका क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सेल ज़्यादा से ज़्यादा ATP को यूज़ करेगी एंड ATP को प्रोड्यूस करेगी। अब सेल जल्दी जल्दी क्या कर रही है? सेल ATP प्रोड्यूस कर रही है एंड ATP को यूज़ कर रही है। इससे क्या होगा? एक हीट जनरेट होगी बॉडी के अंदर। देखो यहाँ पर ये सेल क्या कर रही है? ज़्यादा ATP प्रोड्यूस कर रही है एंड ATP को यूज़ कर रही है, जिससे क्या होता है? हीट जनरेट हो रही है एंड बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हीट जनरेट होगी तो हीट की वजह से क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा एंड दिस इज़ नोन एज कैलोरीजेनिक इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीजेनिक। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देता है टिश्यूज़ के अंदर। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनको आप ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ब्रेन, स्प्लीन एंड टेस्टिस, इनको आप देख लेना। देन उसके बाद सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगी किसके? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन्स के। देन सेल बहुत ज़्यादा ATP प्रोड्यूस करेगी, ATP को यूज़ करेगी। देन उसके बाद हीट जनरेट करेगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। दिस इज नोन एज कैलोरीजेनिक इफेक्ट। क्लियर? देन हम सेकेंड फंक्शन की बात कर लेते हैं। स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज। सोडियम पोटेशियम एटीपेज को सिंथेसाइज करने का इसका उसकी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड वन। थायराइड हार्मोन ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन के साथ मिलकर के क्या करता है? बॉडी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। और किसकी ग्रोथ करवाएगा? स्पेशली नर्वस सिस्टम की या फिर स्केलेटल सिस्टम की ग्रोथ करवाएगा। किसके साथ मिलकर के? ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर के एंड इंसुलिन के साथ मिलकर के। क्लियर है? देन उसके बाद हम कैल्शिटोनिन के फंक्शन पर आ जाते हैं। कैल्शिटोनिन क्या फंक्शन करता है वो हम देख लेते हैं। देखो, कैल्शिटोनिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, रिलीज इन रिस्पॉन्स टू हाई कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है, जब कभी भी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तभी क्या रिलीज होता है? कैल्शिटोनिन रिलीज होता है। ये ब्लड है,
सपोज करो ये हमारा ब्लड है और इस ब्लड के अंदर क्या कैल्शियम का लेवल यहाँ पर बढ़ गया है, कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है तो क्या होगा, कैल्सिटोनिन यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। अब कैल्सिटोनिन क्या करेगा, जो बोन्स से इमोबिलाइज होकर के जो कैल्शियम आ रहा था उस चीज़ को ये रोकेगा, उस चीज़ को रोकेगा, मतलब ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ये शो करेगा। इसका मतलब क्या है कि बोन्स से अगर कैल्शियम डिग्रेड होकर के इधर ब्लड के अंदर आ जाएगा तो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, इसलिए ये बोन्स को वीक होने से बचाता है कैल्सिटोनिन, इसलिए हम इसको ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बोल देते हैं। देखो यहाँ पर देखो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है, ब्लड के अंदर जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तब कैल्शिटोनिन को रिलीज करवाया जाएगा कि जो हड्डियों से जो बोन्स से जो कैल्शियम मोबिलाइज होकर के इधर आ रहा है उसको रोको, ताकि कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर नॉर्मलाइज किया जा सके। एंड इससे बोन्स भी क्या होती हैं, स्ट्रोंग होती है, क्योंकि उससे अगर रोकेंगे हम कैल्शियम को तो क्या होगा, उसके लिए तो अच्छी बात है ना, स्ट्रोंग होंगी। तो इसकी वजह से ये ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को शो करता है। इस एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है ये और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन भी आया है, आपको याद रखना है। ये देखो कुछ इस तरीके से हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये इसके लेफ्ट और राइट जो है ये वाला, देन ये वाला क्या हो जाता है, इसके लोब्स हो जाते हैं, एंड सेंटर में ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास इस्थमस, ठीक है। क्लियर है? आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए जिसमें हैंड रिटन नोट्स हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।